सर जी बहुत बहुत शुक्रिया। ग्रेट ऑनर कि आपके सामने कुछ मौका मिला है बोलने का, क्योंकि हमारी इतनी जरूरत तो नहीं होनी चाहिए। ये आपकी इजाज़त है, ठीक है। और आप सबका भी शुक्रिया। बड़ी खुशी है कि आप स्टूडेंट्स और सारे होम्योपैथी से मुतालिक अफराद मौजूद हैं। आज जो मैं आपसे बात करना चाहूँगा ये आपके लिए है। हम यहाँ गुफ्तगू करते हैं अद्वियात के हवाले से, मोड ऑफ एक्शन के हवाले से और फिजियोलॉजी के हवाले से और दीगर मामलात के हवाले से, अद्वियात के हवाले से, लेकिन बहुत कम बात होती है हमारे हवाले से। हम मरीज़, दवा या मरीज़ के हवाले से बात करते हैं जब भी कभी हम ऐसे प्रोग्राम करते हैं। मेरा जो फोकस है वो आप हैं। एक डॉक्टर अपने आप को सेहतमंद कैसे रखेगा, और अगर वो ही बीमार हो गया तो फिर उसको दुकान यानी क्लिनिक के आगे से डॉक्टर को लत लटा के कुछ और लिख देना चाहिए कि आप भी मरीज़ हैं और मैं भी अंदर यही बैठा हुआ हूँ, गोलियाँ मेरे पास भी हैं और मैं भी यही खा रहा हूँ। अब तो जो हमें 12-12, 15-15 गोलियाँ दिखाते हैं कि जी मैं भी ये खा रहा हूँ, तो मैं उनसे कहता हूँ फिर आप प्लीज़ ये नाम ना लिखें अपने आगे, कुछ और लिखें। डॉक्टर नहीं आप भी मरीज़ हैं और मरीज़ एक मरीज़ का इलाज नहीं कर सकता। तो बड़ा ज़रूरी है कि आप सेहतमंद हों, और सेहतमंद होने के लिए जो मेडिकल साइंस है वो कई फील्ड आपको देती है, कोई रास्ते देती है। उनमें से एक है मेडिकल एर्गोनॉमिक्स। मेडिकल एर्गोनॉमिक्स एक ऐसा शोबा है जो बताता है कि डॉक्टर्स को कैसे क्लिनिक पे वर्क करना है, उसको कैसे बैठना है, वहाँ पे वेंटिलेशन क्या होनी चाहिए, वहाँ पे लाइट कैसी होनी चाहिए, उसके अपने जो लाइफ स्टाइल है उसको मॉडिफाई कैसे करना है उसमें। अगर वो उसको ये नहीं पता तो वो क्लिनिक पे बैठ तो रहा है, लेकिन जब वो उठ के आता है इंतहाई थका हुआ होता है, बल्कि उसको ऐसा लगता है कि शायद क्लिनिक पे बैठ के मैं एजिंग में ज़्यादा जा रहा हूँ, थका हुआ हूँ, चिड़चिड़ापन और अजीब से मामला उसको हो रहे हैं। अगर हमें इससे बचना है तो फिर हमें एक और तरफ जाना पड़ेगा, जिसके लिए हमें फोकस अपने ऊपर करना पड़ेगा और हमें देखना पड़ेगा कि हम अपने आप को बेहतर से बेहतर कैसे बना सकते हैं, और क्या उस क्लिनिक में जहां हम लोगों के लिए सेहत बांटने चले हैं, हमारे लिए बीमारियां और मुख्तलिफ मामला कितने तैयार खड़े हैं सिर्फ हमारी छोटी छोटी गलतियों से। इसलिए मैंने आज प्रेजेंटेशन का वो रुख नहीं रखा, बल्कि रुख इस तरफ कर दिया। तो मेरे मुखातिब भी आप हैं, बट जो कुछ मैं करूंगा वो आपने भी करना होगा मेरे साथ, ठीक है। डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन मेरे हिसाब से सबसे वीक होती है, क्योंकि हर वक्त हर थोड़े लम्हे के बाद कोई मरीज ये बताने आता है कि मर्ज की वजूहात क्या है, और उसके बावजूद अगर कोई डॉक्टर बीमार हो जाए तो फिर हम क्या कहेंगे, उसकी ऑब्जर्वेशन खराब है। क्योंकि किसी ना किसी डॉक्टर मरीज ने तो बताया था कि डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे हो रहा है, मैं अंधेरे में पढ़ने की, मैं मोबाइल बहुत देखता हूँ तो अब मेरी आंखें खराब हो रही हैं। मैं कहूँगा सर मैं तो 2 घंटे देखता हूँ उसमें आंखें खराब हुई। अच्छा, मैं 4-5 घंटे थे, डॉक्टर साहब कह रहे हैं। तो डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन जो है ना, वो मेरे ख्याल से वीक हो ना हो, लेकिन उनका ऑब्जर्व करने का जो ढंग है वो सही नहीं। उसकी वजह क्या है पता आपको? वो खुद जिस हालत में बैठे होते हैं, इतनी तकलीफ में होते हैं कि उनको इससे गर्ज नहीं होती कि कौन क्या कह रहा है। उनको इससे गर्ज होती है कि जो जल्दी से कहता है कि मैं वो बताऊं जो मुझे आता है। यू गॉट द पॉइंट? होम्योपैथी में मरीज को ऑब्जर्व करते हैं उसकी चाल से, ठीक है। अब एक मरीज जैसे ही आया, मैंने फौरन रेस्टॉक जहन में लिया, आर्निका भी आ गई, ब्रायोनिया भी आ चुका है, सब कुछ सिर्फ उसको बोलना है। उसने बोलना शुरू किया, मैंने लिखना शुरू किया ब्रायोनिया, आर्निका, क्योंकि मैंने पहले से तय कर लिया ना। उसकी बुनियादी वजह है कि मैं तकलीफ में हूं और मैं उस तकलीफ से निकलने के जल्दी से जल्दी जान छुड़ाने की कोशिश कर रहा हूं। हालांकि सिर्फ होम्योपैथिक डॉक्टर एक ऐसा होता है जिससे मरीज जान छुड़ाने की कोशिश करता है। वो कहता है बैठ जाए। अच्छा, आपके घर में कौन से लोग हैं? आप सुबह उठते कब हैं? दाई करवट से उठते हैं कि बाई करवट से उठते हैं? आपका पहला कदम कैसे होता है? सांस कैसी आ रही है? डॉक्टर साहब दवा दें। वो पहले गया तो वो बगैर पूछे ही दवा लिख देते हैं, आप पता नहीं कैसे। बड़ी डिटेल में जाता है डॉक्टर। आज ऐसा नहीं होता। आज होम्योपैथिक डॉक्टर के पास इतना वक्त नहीं है, इसलिए कि वो जिस कुर्सी पे बैठा है वो कुर्सी उसके हिसाब से नहीं बनी, वो जिस टेबल पे बैठा है उसके हिसाब से नहीं है। तो उसको खुद तकलीफ में है, और एक तकलीफ में बैठा हुआ शख्स किसी की तकलीफ दूर करने का दावा नहीं कर सकता। दावा दूर करने की तो बात ही अलग है। तो देखते हैं कि एक डॉक्टर को 4-5 चीज़ें क्या करनी है। सबसे पहली चीज़ एक डॉक्टर के साथ सबसे ज़्यादा होती है, वो चाहे एलोपैथिक हो होम्योपैथिक हो, वो है कार्पल टनल सिंड्रोम। अब इसमें होगा क्या? इसमें आपका थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, ये सब सुन हो जाएंगे, और इसके बाद रिंग फिंगर जो है ये हाफ पार्शली सुन होगी, और ये यहाँ से पूरा ट्रैक निकलता है जो कि यहाँ से होता हुआ ऊपर जाता है। लिहाजा आपको यहाँ कहीं भी दर्द होगा, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा दर्द यहाँ शुरू हो जाएगा और ये सुन हो जाएगा। उसकी पहली अलामत यह है कि पेन पकड़ने के बावजूद आपसे लिखा नहीं जा रहा होगा,
या गिलास अगर आपने पकड़ा तो गिलास पकड़ने से ज्यादा वो आपसे स्लिप हो रहा होगा, गिलास हाथ से गिर रहा होगा, ठीक है। ये कारपेट, ये सबसे ज्यादा उन लोगों को होता है प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, डिस्क्रिप्शन लिखनी है उनको, और जो हम लोग हैं हमें लिखना होता है, और होम्योपैथिक डॉक्टर को ज्यादा लिखना होता है रादर देन एलोपैथिक डॉक्टर के। तो बहरहाल कार्पेट टनल सिंड्रोम अगर आपको हो तो जनरली राइट हैंड में होगा, क्योंकि इसमें आप लिख रहे हैं। तो कभी आपको ऐसा हो तो एक तो ये कि आपने फौरन ही इसकी एक्सरसाइज करनी है, नहीं तो अपना सीधा हाथ बिल्कुल स्ट्रेच करें। स्ट्रेच करने के बाद उंगलियों को जरा थोड़ा अंदर की तरफ प्रेशर करके दूसरे हाथ को क्रॉस करें नीचे से, और थंब पकड़ के खींचें और इसको स्ट्रेच कर दें। बस थोड़ी सी देर रखें, उसके बाद आप देखेंगे हाथ बिल्कुल ठीक हो गया, फिर आप लिखना शुरू कर दें। तो आइए इसको करके देख लीजिए, ताकि कभी अल्लाह ना करे ऐसा हो तो आप इसको कर सकते हैं। हाथ फैलाइए, आज हफ्ते का दिन है, कोई फिक्र की बात नहीं, हाथ फैलाएं, ठीक है। इसको टर्न करें और स्ट्रेच कर दें। तुम्हारे उल्टे हाथ में होते, तुम उल्टे हाथ से लिखते, शाबाश, ठीक है, ठीक है, समझ गए ना, समझ मेरी बात सुन। पहले बेटा हाथ सीधा करो, फिर दूसरा हाथ नीचे रखो, नीचे से क्रॉस करो, कोई भी हाथ हो नीचे से क्रॉस करके अंगूठे थंब को पकड़ लो और इसको स्ट्रेच कर दो। अब ये जितना स्ट्रेच करके सीधा करेंगे ना, ये थोड़ी सी देर में ठीक हो जाएगा। तो जब भी कभी आप ऐसे कर रहे हो और आपको लग रहा हो ये प्रॉब्लम हो रही है, आपको लिखा नहीं जा रहा, थक रहे हैं और कुछ भी कर लें, समझ नहीं आ रहा कि लिखते में एक बेचैनी सी है, तो आपका टनल जो है वो प्रॉब्लम दे रहा है। कार्पेट टनल या एक टनल है जिसमें से कार्पेट नर्स निकलती है और ये प्रॉब्लम करती है। दूसरी चीज जो होम्योपैथी में होगी वो ऑप्टिकल प्रॉब्लम है। क्यों? एलोपैथिक डॉक्टर का क्लिनिक एक एडवांस क्लिनिक होता है। होम्योपैथी के क्लिनिक में क्या होता है, जनरली तो आजकल बहुत अच्छे हैं, लेकिन उमूमन होता है कोई दुकान किराए पे मिल गई, हमने बोली एक टेबल रखी है, चेयर रखी है, दैट्स ऑल, सामने बेंच रख दी। जनरल मैं बता रहा हूँ, आजकल का नहीं, जनरल बता रहा हूँ। तो मेरे और आपके जो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं वो बहुत कम सामान के साथ, सरमाए के साथ अपनी जिम्मेदारियों का हक अदा करना शुरू करते हैं। और ये बड़ी बात है कि वो ये नहीं देखते कि कितना बड़ा लग्जरियस फर्नीचर होना चाहिए, एसी लगा, एसी अक्सर में एसी भी नहीं लगा होता, क्योंकि जाहिर बात है जो अद्वियात की जो हमारी फीसें हैं उसके हिसाब से हम वो जो सर्विसेज दे रहे हैं वो हमें उर्दू में कहते हैं वारे नहीं आती ठीक है, लेकिन फिर भी हम वारे कर रहे हैं, चलता है। उमूमन देखा गया है कि लाइटें उनके अपने चॉइस के मुताबिक नहीं होती, बल्कि वो जो जगह हायर करते हैं उस जगह के हिसाब से लाइट्स होती हैं। अब आप बैठे यहाँ पे जैसे सर बैठे हुए और लाइट वाकई इतनी दूर लगी है, तो क्या होगा कि लाइट जब क्रॉस होगी और उसके बाद ऊपर जाएगी तो उस एंगल की वजह से सबसे ज्यादा जो प्रेशर होगा इनकी आंखों का आएगा। अगर सामने से लाइट आ रही है तो इसका मतलब है कि मेरी आंखें अब जाएंगी। लाइट हमेशा पीछे से आनी चाहिए ताकि आपके ऊपर उसकी रेज ना आ सके। हमें सिर्फ अपने आप का लुक और अपनी जो थोड़ी नॉलेज है उसको मॉडिफाई करना है, एंड देन पेशेंट तैयार खड़ा है कि वो तंग आ गया है। अब कार्पेट टनल एक हो गया। सेकेंडली आपकी जो ऑप्टिकल नर्व्स का, उसमें आपकी जो बेहतरीन एक्सरसाइज है वो नेक की है। तो क्लिनिक में बैठ के हमेशा थोड़ी देर के बाद थोड़ा सा स्ट्रेच कर लिया कीजिए, या ये वाली एक्सरसाइज जो सलाम फेरने की तकरीबन है, नेक मूवमेंट की है, ये जरूर कर लिया कीजिए। इससे क्या होगा कि जो आपके 72,000 नर्व्स हैं जो कि इस ट्रैक से गुजर रहे हैं नेक से, वो एक्टिव रहेंगे, उनके ऊपर प्रेशर नहीं आएगा, आपका डिसीजन पावर अच्छा रहेगा। आपके ब्रेन को ऑक्सीजन, ग्लूकोज और प्रोटीन से तो बना ही हुआ है वो। आपने अगर पसंद करते हैं तो एक अंडा भी खाया हो, प्रोटीन लिया हो, तो इस प्रोटीन को एक प्रोटीन तो देना पड़ेगा। उसको 3 चीजें लाजमी चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और प्रोटीन चाहिए। तो एक और चीज जो है वो ये है कि आप अगर कहीं बैठे हुए हैं और आपको पता है कि आप अल्हम्दुलिल्लाह आप डॉक्टर हैं, वाकई आप मरीज नहीं हैं, ठीक है, आप डॉक्टर हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको शुगर लेनी है तो आप कोई स्वीट्स ले लें, नहीं तो आपने खजूर रखी हो तो क्लिनिक पे आपने एक खजूर उठाई, थोड़ी सी खजूर खा ली, आपको शुगर वगैरह आपकी पूरी हो गई। और आपको लाजमी, क्योंकि आपका ब्रेन काम कर रहा है, आपको हर मरीज के लिए ब्रेन में से जाके उसके लिए दवा देखनी है, तो आपके न्यूरॉन्स बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे, उनके पाथवेज बनेंगे। अगर उनको सही तरह आपने शुगर नहीं दी, ग्लूकोज नहीं दिया, तो आपको सोचना पड़ेगा कि हाँ वो है तो 20 है ना दवा यार, वो जो हड्डियों के लिए होती है 20 है, उसमें वो भी आता है, वो भी आता है यार, कि बी के बाद नहीं, बी के बाद नहीं आता, बी के किसी और के बाद आता है, हाँ बी आई के बाद आता है, बायो नहीं बी बेरोनिया। अब आप नाम भी याद नहीं आ रहा। तीसरी चीज जो है वो है जिसको मैं आज आपके सामने कहना चाहूंगा, वो है ऑक्सीजन। वेंटिलेशन आपका लाजमी
आपका हक है वहां पे बैठ के। अगर वेंटिलेशन सामने से है आपकी तरफ तो मरीज अपना तमाम बैक्टीरिया आपको छोड़ के जाएगा और जब आप उठेंगे तो बीमारी की हालत में उठेंगे। अगर आपका इम्यून सिस्टम सही है तो ठीक है। वेंटिलेशन हमेशा डॉक्टर से कंप्रेस आगे की तरफ होनी चाहिए। जैसे इस वक्त थ्रो जो है वो इसका इधर है, तो जो कुछ भी मैं खा पी के आया हूँ, जो भी मेरे मुंह में है, जो मेरे बॉडी में है, स्किन में जो वो आ रही है, वो आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है। अच्छा, इसको पलट लें तो क्या होगा? आप सबका सब जो मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैं बता दूंगा, भाई ये बताइए न्यारी किसने खाई थी, हैं? ये पाई की कहाँ से आ रही है? ठीक है। तो मरीज के साथ जब आप बैठेंगे तो क्लिनिकल एनवायरनमेंट जो है वो एर्गोनॉमिक्स के हिसाब से होनी चाहिए, और उसमें कुछ करें ना करें तो कम से कम एक पीछे एक छोटा सा पंखा जरूर लगाएं ताकि वो एयर को थ्रो कर सके और आप बैक्टीरिया से वो बचे रहें जो कि पेशेंट आपको देके जा रहे हैं, या फिर आप मास्क पहनें। अगर आपकी सीट एडजस्टमेंट नहीं है तो क्या होगा? वो करना क्या है? 3 90 डिग्री बनते हैं बॉडी में, जाविया होते हैं ना 90 डिग्री का। फर्स्ट जाविया बनेगा आपके आर्म्स और आपके शोल्डर के साथ। तो ये एल्बो पे यहाँ पे एक 90 डिग्री का जाविया बन रहा है। तो मैंने अगर ये यहाँ रखा तो ये यहाँ पे आके सेट होना चाहिए। अगर ये यूं है या ये यहाँ पे है तो ये 90 डिग्री का नहीं है। ठीक है जी। तो अगर आपका ये एडजस्टमेंट टेबल के साथ गलत है तो जब भी आप बैठेंगे तो आप पहले ये देखें कि आपकी एल्बो जो है, अगर मैं उससे हाथ सीधा करूं तो टेबल पे कहाँ जाएगा? तो आप ये बता सकते हैं कि ये टेबल और चेयर सेट है मेरे हिसाब से? नहीं। ठीक है। अब मुझे नहीं पता। आज ये अब इस चेयर को मैंने जरा थोड़ा सा हाई कर दिया, अब ये सेट है बस। अब जब मैं काम करूंगा तो कुछ और होगा, और अगर मैंने ये हालत रखी तो मुझे अपने दोनों शोल्डर बार बार ऊपर लाना पड़ना है उठाने के लिए। इससे क्या होगा कि मेरे पीछे जो ट्राइंगल बना हुआ है, स्ट्रेस ट्राइंगल, जो मसल्स हैं मेरे नेक मसल्स, वो कंप्रेस होंगे, ब्लड सर्कुलेशन रुकेगी, एंड देन मेरे डिसीजन पावर में फर्क आएगा। मैं कहूँगी यार वो है ना दवा जो मैं बहुत देता हूँ, कौन सी दवा है? तो एक ही दवा तो मैंने बाहर रखी हुई और है ही नहीं, वो कौन सी दवा है सर? वो हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, वही वाली दवा दे दो। नाम फिर भी नहीं आ रहा, वो बता रहा है नहीं आ रहा। क्यों? कि मैंने ब्लड सप्लाई रोकी हुई अपने ब्रेन की, सिर्फ इस वजह से। तो मुझे क्या करना होगा? ये देखिए मेरा हाथ इस वक्त ये है, ठीक है, और जैसे मैंने इसको एडजस्ट किया कि क्या हुआ कि ये खुद ब खुद एडजस्ट हो गया। अब ये और ये एक साथ लेवल, ये है प्रॉपर। अब मैंने यहां रखा हुआ है हाथ, लेकिन ये देखिए 90 डिग्री बना रहा है कि नहीं बना रहा? ठीक है। सेकंड 90 डिग्री बनेगा आपके थाइज एंड यहां पे काफ, इस जगह पे 90 डिग्री बनना चाहिए। अगर सीट एडजस्टमेंट सही होगी तो मेरे जिस्म को बनाया ऐसा गया है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और थर्ड जो 90 डिग्री है वो मेरा इस लेवल में आएगा, दोनों का। ये पैर नीचे नहीं होना चाहिए, ऊपर नहीं होना चाहिए। ये 3 90 डिग्री अगर आप सेट कर लें तो आप अपने जो क्लिनिक पे जब बैठेंगे और जब उठेंगे तो आप उतने ही फ्रेश होंगे जितने के बैठते होते हैं।